नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित किया जाएगा। FSSAI ने ह्यूमन मिल्क और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यवसायीकरण पर एडवाइजरी जारी की। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव के कारण मिजोरम में भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई। WHO ने हेल्थ फॉर ऑल के उद्देश्य को वित्त पोषित करने के लिए अपना पहला निवेश राउंड शुरू किया। सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेट्स विनियम 2024 में संशोधन किया। जिबूती ने मलेरिया की रोकथाम के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर वातावरण में छोड़े। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित किया जाएगा। इसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS द्वारा IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के अनुरूप है। NQM को साल 2023 में शुरू किया गया था। इसका कार्यान्वयन केंद्र सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST कर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उद्देश्य देश को क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना है। क्वांटम प्रौद्योगिकी एक प्रकार की तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके कार्य करती है। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर ये सेमीकंडक्टर चिप इमेजिंग के लिए एक उन्नत सेंसिंग टूल है। ये सेमीकंडक्टर चिप्स में विसंगतियों का पता लगाने के लिए हीरे की संरचना में मौजूद डिफेक्ट्स अर्थात नाइट्रोजन वैकेंसी यानी NV सेंटर्स का उपयोग करता है। ये चिप फेलियर के मामलों को कम करेगा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करेगा। साथ ही ये देश में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास को बढ़ावा भी देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइक्रोचिप इमेजर दूसरी क्वांटम क्रांति को सुगम बनाएगा। दूसरी क्वांटम क्रांति क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति और सफलताओं की एक समकालीन स्थिति को व्यक्त करती है। ये 20वीं सदी की शुरुआत में आरंभ हुई पहली क्वांटम क्रांति की अगली कड़ी है। वहीं पहली क्वांटम क्रांति में क्वांटम मैकेनिक्स और इसके गुणों की खोज की गई थी। इसने लेजर ट्रांजिस्टर जैसे आविष्कारों में योगदान दिया था। खबर के आखिर में सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सेमीकंडक्टर चिप सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक आवश्यक घटक है। ये संचार, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा, सैन्य प्रणालियों जैसे उद्योगों में उपकरणों के मस्तिष्क के रूप में कार्य करती हैं। ये परिशुद्ध तत्वों आमतौर पर सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड जैसे यौगिकों से बनी होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। FSSAI ने ह्यूमन मिल्क यानी ब्रेस्ट मिल्क और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यवसायीकरण पर एडवाइजरी जारी की। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फिर से स्पष्ट किया है कि खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत ह्यूमन मिल्क व उसके उत्पादों के व्यवसायीकरण की अनुमति नहीं है। इसने राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को इसके लिए लाइसेंस नहीं देने का भी निर्देश दिया है। ह्यूमन मिल्क की बात करें तो इसमें कई विशिष्ट जैव सक्रिय अणु होते हैं जो संक्रमण और इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। ये अणु प्रतिरक्षा में वृद्धि करते हैं और अंग विकास एवं स्वास्थ्यप्रद माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन में योगदान करते हैं। नवजात शिशु को सुरक्षित दाता से मां का दूध उपलब्ध कराना एक पुरानी परंपरा है और पिछले 100 वर्षों से दुनिया भर में इसका पालन किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्तनपान प्रबंधन केंद्र यानी लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर पर राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार दाता द्वारा स्तनपान स्वैच्छिक होना चाहिए। दूध का दान केवल स्वास्थ्य केंद्र पर ही किया जाना चाहिए और सामुदायिक स्तर पर इसका प्रचार नहीं किया जाना चाहिए आदि। चलिए ह्यूमन मिल्क के व्यवसायीकरण से जुड़े मुद्दे जानते हैं। सबसे पहला है कम आय वाली महिलाओं का शोषण। ह्यूमन मिल्क के व्यवसाय से हाशिए पर रहने वाली माताओं के बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा होता है। हाशिए पर रहने वाली माताएं धनाभाव में अपना दूध बेचने के लिए बाध्य हो जाती हैं, जिसके कारण उनके बच्चों को मां का पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता है। दूसरा है गुणवत्ता और सुरक्षा। ह्यूमन मिल्क में रोगजनकों और रासायनिक अवशेषों के संचरण से जोखिम पैदा हो सकता है। तीसरा है ह्यूमन मिल्क का कमोडिफिकेशन। ह्यूमन मिल्क महंगा होता है, इस कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित परिवार संभवतः इसे खरीद ना पाएं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर।
चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव के कारण मिजोरम में भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई। पूर्वोत्तर भारत में चक्रवाती तूफान के प्रभाव के चलते मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं ने कई तरह के जोखिम वाली आपदाओं से निपटने की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। खबर की शुरुआत में भूस्खलन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भूस्खलन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान, मिट्टी, मलबा सहित ढलान बनाने वाली सामग्रियां नीचे और बाहर की ओर संचलन करती हैं। भूस्खलन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कारक गुरुत्वाकर्षण होता है। यह ढलान के उस हिस्से पर कार्य करता है जो संतुलन से बाहर होता है। भूस्खलन को आमतौर पर संचलन के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भूस्खलन के लिए दो तरह के कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, जैसे कि मूसलाधार बारिश, बर्फ का पिघलना, जल स्तर में परिवर्तन, जलधारा जनित कटाव, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि आदि। और दूसरा है मानव जनित गतिविधियां, जैसे कि कृषि, निर्माण कार्य, वनों की कटाई, सिंचाई, संवेदनशील क्षेत्रों का अतिक्रमण आदि। भारत में भूस्खलन संभावित क्षेत्र की बात करें तो भारत में जितनी भी भूस्खलन घटनाएं घटित होती हैं उनमें से 66.5% उत्तर पश्चिमी हिमालय में घटित होती हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट का स्थान आता है। पश्चिमी घाट को समझा जाए तो पठार के किनारों पर सतह पर प्रकट हुई लैटेराइट मिट्टी, दरारों में पादपों की जड़ों में वृद्धि आदि इस क्षेत्र में भूस्खलन के कुछ महत्वपूर्ण कारण है। चलिए अंत में भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019, इसमें खतरे वाले क्षेत्र की मैपिंग, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना आदि शामिल है। राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण NLSM कार्यक्रम, इसे देश में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया है। और भूस्खलन जोखिम शमन योजना LRMS, इसके अंतर्गत साइट विशिष्ट भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। WHO ने हेल्थ फॉर ऑल के उद्देश्य को वित्त पोषित करने के लिए अपना पहला निवेश राउंड शुरू किया। पहले निवेश राउंड की शुरुआत 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHA में की गई है। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की निर्णय लेने वाली एक संस्था है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम थी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल एक अवधारणा के रूप में WHO के अल्मा अता घोषणा पत्र से विकसित हुई है। इस अवधारणा का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। चलिए निवेश राउंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। निवेश राउंड का उद्देश्य अगले 4 वर्षों यानी 2025 से 2028 के लिए WHO के मुख्य कार्यों हेतु संसाधन जुटाना है। इसके तहत स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में देशों की मदद करने के लिए $7 बिलियन की राशि जुटाई जाएगी। खबर में आगे बढ़ते हैं और WHO के वित्त पोषण के स्रोत जानते हैं। WHO को 2 मुख्य स्रोतों से वित्त पोषण प्राप्त होता है। पहला है मूल्यांकित अंशदान यानी असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। यह WHO का सदस्य होने के नाते देशों द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंशदान है। यह अंशदान सदस्य देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1% होता है। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहमति दी जाती है। इसे हर 2 साल में मंजूरी दी जाती है। दूसरा है स्वैच्छिक योगदान। ऐसे योगदान सदस्यों या अन्य भागीदारों से प्राप्त होता है कि WHO के संपूर्ण वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है। इसे कोर स्वैच्छिक योगदान, निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान आदि में वर्गीकृत किया गया है। अंत में WHO के वित्त पोषण में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। मूल्यांकित अंशदान WHO के कुल बजट के केवल 20% को ही वित्त पोषित करता है। कई देश अंशदान देने की अपनी प्रतिबद्धता नहीं निभाते हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO को दी जा रही फंडिंग निलंबित कर दी थी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट्स विनियम 2024 में संशोधन किया। नए मानदंड स्पॉन्सर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट वाले इनविट्स द्वारा सबऑर्डिनेट यूनिट्स जारी करने की अनुमति देते हैं। यह अनुमति केवल अवसंरचना परियोजना के अधिग्रहण के लिए दी गई है। इस कदम का उद्देश्य किसी परिसंपत्ति के लिए स्पॉन्सर और इनविट द्वारा तय किए गए वैल्यूएशन में अंतर को समाप्त करना है।
प्राइवेट प्लेसमेंट वाले यूनिट्स कुछ खास वर्ग के निवेशकों को या निर्धारित संख्या में ही जारी किए जा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑर्डिनरी यूनिट्स की तुलना में सबऑर्डिनेट यूनिट्स को वोटिंग राइट्स या डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इनविट्स की स्थापना करने वाले यूनिट को स्पॉन्सर कहा जाता है। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए इनविट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये म्यूचुअल फंड के समान ही निवेश का एक माध्यम है। ये निवेशकों को टोल रोड, बिजली लाइनों और पाइपलाइंस जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने का विकल्प प्रदान करती है। स्पॉन्सर सेबी के माध्यम से इनविट्स स्थापित करते हैं। इन्हें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत उधार लेने वाले यानी बोरोवर का दर्जा दिया जाता है। किसी इनविट के पक्षकारों में उसके ट्रस्टी, स्पॉन्सर, निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक शामिल होते हैं। इनविट्स अपने निवेश पर टोल, किराया, ब्याज या लाभांश के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। ये आय निवेशकों यानी यूनिट्स खरीदने वालों में वितरित की जाती है। निवेशकों की इस आय पर कर भी लगाया जाता है। चलिए अब इनविट्स के महत्व को समझते हैं। कम राशि में भी निवेश की सुविधा। निवेशक इनविट्स के जरिए छोटी राशि भी निवेश कर सकते हैं। दूसरा है तरलता। इनकी यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होती है, इसलिए खरीद बिक्री के लिए यूनिट्स हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस तरह कभी भी यूनिट्स को बेचा जा सकता है। तीसरा है पारदर्शिता। निवेशकों को यह जानकारी दी जाती है कि उनका धन कहाँ निवेश किया गया है। और चौथा है कम जोखिम। सेबी द्वारा विनियमित होने के कारण इनविट्स में निवेश पर अधिक जोखिम नहीं होता है। वहीं इनविट्स में निवेश से जुड़ी चुनौतियों में शामिल है परिचालन से संबंधित जोखिम, ट्रस्ट को पुराने निवेश वापस मिलने से जुड़ा जोखिम, रिटर्न मिलने से संबंधित जोखिम आदि। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। जिबूती ने मलेरिया की रोकथाम के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर वातावरण में छोड़े। यह ऑपरेशन जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य एनोफेलिस स्टिफेंसी के प्रसार को रोकना है। एनोफेलिस स्टिफेंसी मच्छर की एक प्रजाति है। यह मच्छर प्रजाति प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और पी विवेक्स मलेरिया दोनों के संचरण में सक्षम है। केवल मादा मच्छर ही इंसानों को काटती है तथा इस दौरान मलेरिया और अन्य वायरल बीमारियां फैलाती है। जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम के तहत नहीं काटने वाले नर एनोफेलिस स्टिफेंसी मच्छर विकसित किए गए हैं। इन मच्छरों के भीतर सेल्फ लिमिटिंग जीन्स हैं जो मादा संततियों को वयस्क होने से पहले ही मार देते हैं। मादा मच्छरों की संख्या को कम करके मलेरिया के संचरण को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अब आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर विकसित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकियां जानते हैं। प्रयोगशाला विधि की बात करें तो प्रयोगशाला में बड़ी संख्या में जीएम मच्छरों को विकसित किया जाता है ताकि वे दो प्रकार के जीन को ले जा सकें। पहला जीन है सेल्फ लिमिटिंग जीन। यह मादा संततियों को वयस्क होने से पहले ही मार देता है। भारत में भी इसी तरह की तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। दूसरा है फ्लोरोसेंट मार्कर जीन। यह जीन एक विशेष लाल रोशनी में चमकता है। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इसके जरिए जीन्स को आनुवंशिकता के प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करने के लिए संशोधित किया जाता है। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जीन्स का एक विशेष समूह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएगा। ऐसा होने से इन जीन्स का प्रसार तेजी से मच्छरों में होगा और यह प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को दबा सकेगा या नियंत्रित कर सकेगा। अंत में जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के प्रमुख घटक जान लेते हैं। पहला है प्रसारित किए जाने वाले जीन। दूसरा है Cas9 नामक एंजाइम जो डीएनए को काट सकता है। यह एक एंजाइम आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में कार्य करता है। और आखिरी प्रमुख घटक है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स यानी क्रिस्पर। यह एक प्रोग्राम किए जाने योग्य डीएनए अनुक्रम है जो बताता है कि एंजाइम को किस जगह से काटना चाहिए। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है स्पेन। इसकी राजधानी है मैड्रिड। स्पेन ने इस साल यूक्रेन को 1 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह यूरोप के दक्षिण पश्चिमी भाग में आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। इसकी भूमि सीमाएं पश्चिम में पुर्तगाल, उत्तर पूर्व में अंडोरा व फ्रांस व मोरक्को से लगती हैं।
इसकी समुद्री सीमाएं पूर्व और दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा उत्तर में बिस्के की खाड़ी जो अटलांटिक महासागर का प्रवेश द्वार है। चलिए इसकी भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कैनरी द्वीप पर पिको डी टाइड है। इसकी प्रमुख नदियां टैगस, एब्रो आदि हैं। साथ ही इसकी जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है। इसके आंतरिक भाग में उष्ण ग्रीष्मकाल रहता है तथा तट के निकट मध्यम जलवायु रहती है व बादल छाए रहते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एशिया प्रशांत रोजगार और सामाजिक परिदृश्य 2024 रिपोर्ट जारी की है। नकदी की तंगी के बीच बैंकों द्वारा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से धन जुटाने में वृद्धि दर्ज की गई है। ईडोक्लेडियम सहेड्रिकम शैवाल की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज केरल के पश्चिमी घाट वाले हिस्से में की गई है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन लॉन्च किया है। शोधकर्ताओं ने विविध कशेरुकियों में अज्ञात नीडो वायरस की खोज की है। केरल की एक नई पादप प्रजाति का नाम बारबरा मैक्लिंटॉक के नाम पर रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। हाल ही में फिलीपींस ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया है। मैगलन अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई 30 साल पुरानी रडार छवियों के नए विश्लेषण से पता चला है कि शुक्र ग्रह वर्तमान में ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय हो सकता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।